ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਣ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਰ, ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर शमशुल इस्लाम। जी लखवीर वीर जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लखवीर। और मैं तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि लखवीर, तुम्हारे स्टूडेंट्स बहुत खुशनसीब हैं कि अपनी बात इतनी अच्छी तरीके से रखने वाला, इतनी जानदार आवाज में है, तो ये बहुत अच्छी बात है एक टीचर के तौर पर। और मैं तो एक नाटककार के तौर पर कहता हूं कि तुम्हें नाटकों की दुनिया में भी खासतौर पे स्ट्रीट थिएटर में आना चाहिए। खैर, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम। दोस्तों, मैं बहुत आभारी हूं लखवीर का, प्रोफेसर लखवीर का, कि उन्होंने खोजकर मुझ जैसे एक छोटे मोटे इतिहासकार को मधु किया, इनवाइट किया कि मैं आकर जो इनकलाबी, जो बागी सिखों का रोल है 1857 में, उस पर अपनी बात रखूं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि दुनिया में और देश में बहुत सारी जगह बात करते हुए पंजाब से इस तरह का इनविटेशन आना मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये जो बागी सिखा वाली जड़ी किताब है, इसका अंग्रेजी और हिंदी जो एडिशन का विमोचन हुआ था, वो पटियाला यूनिवर्सिटी में 1857 पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो वहाँ के जो बहुत चर्चित इतिहासकार थे, नौजवान, उन लोगों ने की थी, तो उसमें ये रिलीज हुई थी। पर और पंजाबी में फिर ये अनुदित हुई, और मुक्तसर के ही प्रोफेसर साहब जो हैं, उन्होंने इसको अनुवाद किया। तो ये मेरे लिए एक फख्र की बात है कि आज पंजाब की धरती के लोगों के से मैं बात कर रहा हूं इसको लेकर। और एक दो बात शुरू में साफ कर देना चाहता हूं कि ये मेरा जो चर्चा है, जो मैं अपने सवाल, अपनी जो समझ है, या अपनी जो चिंताएं 1857 में सिखों के रोल को लेकर, वो ये कोई मैं इस तरह से एक एक्सटेम्पोर एक तकरीर या भाषण नहीं कर रहा हूं। ये मैंने इसके लिए नोट्स तैयार किए हैं, और आज के इसके लिए, और मैं उन पर आधारित बात करूंगा। ये चाय खाने वाली बातचीत नहीं हो रही है, या ये टाइम पास बातचीत नहीं है, ये जर्नलिस्टिक बातचीत भी नहीं है। माफ करें, मेरा जर्नलिज्म से और जर्नलिस्टिक राइटिंग से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये एक जर्नलिस्टिक भी नहीं है, ये तथ्यों के साथ है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं 1857 पर या किसी भी चीज पर मैं काम करता हूं, तो वो मैं प्राइमरी सोर्सेस को लेकर काम करता हूं, जो मूल सोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं, उनको लेकर काम करता हूं। और जब 150वीं याद देश मनाने जा रहे हैं, उससे लगभग 10 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था। मुझे ये नहीं पता था कि ये 150 साल भी होने जा रहे हैं, लेकिन मैं
राष्ट्रवाद पर, नेशनलिज्म पर काम करते करते 1857 की जो पहला आजादी की लड़ाई थी उसके संबंध में आया, उसके डॉक्यूमेंट्स को मिला और उसको खोजने के लिए निकल गया। और बदकिस्मती से अपने देश में ये सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध है भी, जैसे उस 1857, 1858, 1859, 1860 में जिन अंग्रेज अफसरों ने इसको दबाया था, कत्लेआम किया था और हमारे देश पर दोबारा फिर कब्जा किया था, उनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो भी हमारे सिलेबस वगैरह में नहीं है कि हम जान सके कि 1857 में क्या हुआ था। हमें तो 1857 में ये बताया जाता है कि वो अंग्रेज इतने ताकतवर थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन इश्यूज को एक एक लेकर मैं आऊंगा, लेकिन उसमें सबसे भयानक चीज ये है कि सिर्फ एक सेक्शन, भारत के एक सेक्शन ने गद्दारी की थी और वो सिख थे, और वो सिख कम्युनिटी जैसे कोई धर्म के नाम पर उनको कोई आदेश मिला हो, उन्हें कोई सिखी की तरफ से ये हुआ हो कि आपने इसका विरोध करना है, उस तरह का एक होता है। और मुझे लगता है कि ये जो माइनॉरिटीज के साथ और सिखों के साथ जो ये 1857 का रवैया, और बदकिस्मती से गैर सिख की तो छोड़िए, जो हमारे बहुत सारे सिख इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसको उसी तरह से एक बहुत खराब तरह से, और इसको कोई अपना एक सर्टिफिकेट के तौर पर पेश किया कि देखो सिखों ने तो उसका विरोध किया था। हालांकि जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, जो नौजवान साथी बैठे हैं, खासतौर पे मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा इस बात को चैलेंज कीजिएगा कि सिख इतिहासकार होता है, मुसलमान इतिहासकार होता है, हिंदू इतिहासकार होता है, ईसाई इतिहासकार होता है। इतिहासकार होता है, और वो इतिहास की जो सच्चाइयां होती हैं उनको आपके सामने रखता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदू इतिहासकार, मुसलमान इतिहासकार, मैं कोई मुसलमान इतिहासकार नहीं हूं, मैं एक इतिहासकार हूं और मेरा नाम शमसुल इस्लाम है। और मेरे से, जब मैं पैदा हुआ, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं था कि मेरा धर्म क्या होगा। तो ये मैं जो रख रहा हूं, ये मुसलमान इतिहासकार की वजह से नहीं, मेरी बहुत सारी पहचान है, और मेरी जो धार्मिक पहचान है वो बहुत बाद में आती है। तो इसलिए जो इतिहास के दोस्त यहाँ पर बैठे, इतिहास के डिसिप्लिन के उनको हमेशा इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि ये इतिहासकार धर्मों के हिसाब से होते हैं, ये ठीक नहीं है। ये से इतिहास की व्याख्या नहीं होती, इतिहास की सेवा नहीं होती, बल्कि इतिहास के पूरे जो हिस्टोरिसिटी है या उसको समझने की चीज है, उसका हम सत्यानाश करते हैं। तो मैं आज का वो दिन है, आज कल परसों नवंबर में 1984 में जो हुआ था कि आप एक कम्युनिटी को आप पूरा ये मानकर कि वो तो बिल्कुल वो उनको सिखाया जाना है, वो हमसे अलग है, उसका जो हमने देखा था, जिसको हम 1984 का मैसेकर कहते हैं, मुझे लगता है कि 1857 में भी सिखों को लेकर जो किया जा रहा है वो भी शहीदों के साथ, जो सिख शहीद थे, खासतौर पर जो पंजाबी शहीद थे, उनका बहुत अपमान और उनकी दोबारा हत्या किया जाना है। ये मैं इस बात को बहुत साफ करना चाहता हूं, और इसलिए मैं 1857 में शुरू में आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पर क्या बहस थी 1857 पर। देखिए, जब ये पहला मुक्ति संग्राम, भारत का पहला मुक्ति संग्राम, जिसको सावरकर जब वो डेमोक्रेटिक थे, जब वो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने किताब लिखी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और फिर मार्क्स ने इस शब्द का इस्तेमाल किया पहली आजादी की, भारत की आजादी की पहली जंग, मुक्ति की पहली जंग। तो उस वक्त ये कहा गया, अंग्रेज परस्त जो लोग थे और अंग्रेज सरकार के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट, और वो इंडिविजुअल तौर पे जो कर रहे हैं वो तो आपको मैं बताऊंगा वो सारा का सारा है। तो उनका ये कहा कि ये तो फौजी बगावत थी, ये फौजी बगावत थी, और
इस फौजी बगावत में थोड़े से हिस्से में थी और इसको दबा दिया गया। और उसके बाद अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, अंग्रेजों के जो स्टूजिस थे, जो अपने आप को बड़े विद्वान और जिनको आज भी कई लोग बहुत विद्वान मानते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो है ये तो म्यूटनी थी। और ये म्यूटनी किन लोगों ने कराई थी? जैसे सर सैयद ने 1857 को लेकर 2 किताबें लिखी, असबाब बगावत हिंद यानी कॉजेज ऑफ द म्यूटनी, और दूसरा था सरकशी जिला बिजनौर के अंदर जो विद्रोह हुआ उस पर 2 किताबें लिखी हैं। और ये वो शख्स था जो अंग्रेजों का दलाल था। बदकिस्मती से आज उसको बहुत सारे लोग, सर सैयद को आज ये बोलते हैं कि मुस्लिम रेनाइसा का वो आइकन है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। और उसके नाम के साथ सर भी जुड़ा रहता है। यानी अगर मैं ये कहूं सैयद अहमद खान, कोई नहीं समझेगा। और उसके चाहने वाले जो उसका बहुत गौरवान्वित उसको करते हैं, वो उसको सर सैयद बोलते हैं। तो खैर, उसने इस सर सैयद ने ये कहा कि ये जो 1857 है ये मुसलमानों का काम नहीं था। यानी उसमें एक बहस शुरू हुई कि जबकि सब लोग मिलकर लड़े थे, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये मुसलमानों का काम नहीं था। और अगर मुसलमानों के कुछ लोगों ने किया भी तो वो बदमाश लोग थे, वो लोअर कास्ट के लोग थे, वो मीन लोग थे, वो कमेरे थे, और मुसलमानों की ऊंची जात ने नहीं किया। इसी तरह की बात 1857 के बाद जब हम भारत की जनता हार गई, और वो क्यों हारी उसको भी हमको समझना पड़ेगा। पंडित कन्हैया लाल जो अमेठी की रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किताब लिख डाली मुहर्रब अजीम, द ग्रेट वॉर, सितंबर 1857। उन्होंने कहा कि इसमें हिंदुओं का कोई रोल नहीं था, ये मुसलमानों ने कराई। तो ये एक बहस उड़ गई। और उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी जिसको हिंदुत्ववादी या हमारे बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि बंकिम जो है भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, और उसका आनंदमठ जो उनकी किताब है वो भारत के राष्ट्रवाद को, भारत और राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बीए में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए 1857 में, और 1858 में ये पहला इंडियन थे जिनको डिप्टी कलेक्टर की नौकरी दी गई। और इसलिए क्योंकि अंग्रेज इनकी भक्ति से बहुत परिचित थे, और उनको बीए में भी इनको सपोर्ट किया था। और उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो इनको काफी सर और क्या क्या रायजादा और बहादुर साहब के खिताब दिए गए। और इनकी जो आनंदमठ किताब है वो जो लोग ये कहते हैं कि वो राष्ट्रवाद की किताब है, उनको मैं कहता हूं कि इस देश को, हमको इस किताब को कंपलसरी करा देना चाहिए पढ़ने। इसकी 2 विशेष बातें हैं। एक तो मुसलमानों के खिलाफ एक भयानक किस्म के हिंसा को प्रोत्साहन देना, उसका गुणगान गाना, और ये कहना कि अंग्रेजों का राज आ गया तो हिंदू राज की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों का राज ही हिंदू राज है। आपको पूरी आनंदमठ पढ़ने का समय ना भी हो तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और लास्ट का जो चैप्टर है 3 पेज का, उसको पढ़ लीजिए, आपको शर्म आने लगेगी। इसीलिए मैं ये हमेशा कहता रहा कि आप इस किताब को कंपलसरी कर दीजिए, तो जो लोग इसके बहुत हिंदू राष्ट्रवाद, भारत के राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, उनको जब भारत की जनता अकल ठिकाने कर देगी। उसके बाद एक बहस ये हुई कि ये बहुत थोड़े से समय के लिए चला, एक ये बहस खड़ी की गई। अभी जो सिखों के रोल के बारे में जो तमाम घटिया रिसर्चेज हैं और जो बात कही गई है, उससे पहले मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर 1857 के बारे में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहा गया कि तो छोटी मोटी थी, कुछ कैंटोनमेंट्स में हुई, ये इसका उससे ये कोई, इसको आप मुक्ति की लड़ाई नहीं कह सकते, और उसमें बहुत डिजेनरेटेड लोग शामिल थे। लेकिन ये सब लोग ये नहीं जानते हैं कि 1857 में शुरू हुई और 1859-60 तक बहुत जबरदस्त तरीके से चलती रही। और 1960 में बहुत सारे जो लीडिंग नेता थे उनका गिरफ्तारी हुई, उनको फांसी पर लटकाया गया। नेपाल और भारत के बीच में जो तराई का इलाका है, जो आज सेंट्रल प्रोविंस, जो आज मध्य प्रदेश वगैरह कहलाता है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, वहां पर ये 1860 तक चलती रही। अब इसके
अच्छा, ये जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, जब 150 साल हुए और उसको कमेमोरेट किया गया, तो इसमें से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया और इतिहासकारों ने ये कहा कि ये झूठ है कि ये एक म्यूटनी थी, और मतलब मेरा भी उसमें एक छोटा सा रोल रहा कि मैंने वो सारे दस्तावेज अंग्रेजों के ऑटोबायोग्राफीज 1857, 1858, 1859 की लिखी हुई वो पेश की। और जैसे मैं एक किताब से, मेजर WSR हडसन, ये वो आदमी है जिसने दिल्ली पर कब्जा करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, और खूनी दरवाजे पर मुगल परिवार, मुगल बादशाह के जो सारे बच्चे पोते वगैरह थे उनको मारा था, और इसने ही बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे पर गिरफ्तार किया था, और वहां से उनके बेटों बच्चों को लाकर वो उसको मारा था खूनी दरवाजे पर, दिल्ली गेट पर। उसने उसने 26 जुलाई 1857 को अपनी पत्नी को, माइंड दिस, 26 जुलाई 1857 को अपनी पत्नी को दिल्ली के बाहर जो सैनिक कैंप था, दिल्ली के बाहर एक एक पहाड़ी है जहां पर हिंदू राव अस्पताल है, वहां इनका कैंप था। समस्त सेना और पूरा राष्ट्र विद्रोह पर उतारू है। पूरी अंग्रेजों की जो भारतीय सेना थी वो, और समस्त राष्ट्र, दी होल नेशन इज ऑन रिवोल्ट। उसके बाद मैं एक और उस जमाने का आपको बताना चाहता हूं, थॉमस लॉ। थॉमस लॉ वो आदमी है जो औरंगाबाद से, जो दूसरी तरफ से अंग्रेजों की सेना चली थी जिसमें मराठे शामिल थे। आपको ताज्जुब होगा कि आज निजाम और मराठे और हिंदू मुसलमान, ये सवाल उठता है, ये मराठे, निजाम, ये सारे लोग उसमें उस सेना में थे, और थॉमस लॉ उसमें एक कमांडर था। उसने ये उसकी किताब है 1858 की, उसकी जीवनी। मैं हिंदी में पढ़कर सुना रहा हूँ। इट कुड हैव बीन बेटर इफ इट वाज इन इंग्लिश, बट मैंने हिंदी आपके सामने रख रहा हूँ। शिशु हत्या करने वाले राजपूत, संकीर्ण ब्राह्मण, धर्मान मुसलमान, आराम तलब मोटी तोंदों वाले मराठे, गाय के हत्यारे और गाय के पुजारी, सुअर से नफरत करने वाले और सुअर खाने वाले, अल्लाह परमेश्वर है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, और ब्रह्मा के रहस्यों को बुदबुदाने वाले सभी लोग इस काम में साथ हो गए थे। यानी जो ये कहा जा रहा था ये म्यूटनी है, ये भारत के लोग नहीं लड़ रहे थे, कुछ गुंडा एलिमेंट लड़ रहे थे, उसको अंग्रेजों ने ही 1857 में, 1858 में जो किताबें लिखी, और जो इस युद्ध को दबाने में शामिल थे, उन्होंने इस बात को मान लिया कि ये जो है ये अंग्रेजों क्या, ये भारत की जनता इसमें शामिल थी। लेकिन एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि 150 साल यानी 2006 में भी इस पर बहस नहीं हुई कि जो कहा जा रहा था कि सिखों ने गद्दारी की, इस पर बहस नहीं हुई, इस पर कोई भी बहस नहीं हुई, और ये फिर दफन कर दिया गया, इस बहस को दफन कर दिया गया कि सिखों के रोल को, भाई इस पर चर्चा ना करो क्योंकि उन्होंने तो गद्दारी की थी। और इसके बदकिस्मती से एक भारत का एक बहुत मशहूर इतिहासकार जिन्होंने बहुत लिखा है, और जिनको हमारे RSS वाले जो लोग हैं वो असली भारतीय इतिहासकार कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि एक इतिहासकार जिसने सचमुच में हिंदू हिसाब से हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने 1857 पर, तो उनकी किताब अलग से नहीं है, पैरामाउंसी इन ब्रिटिश इंडिया जो किताब है उसमें लिखा, ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो बताते हैं कि पंजाब में उच्च अंग्रेज अधिकारियों ने भड़काऊ भाषण में उन कष्टों और अपमानों का वर्णन किया जो उन्होंने सिखों ने अतीत में मुगल सम्राटों के हाथों झेले थे। इस प्रकार वे सिखों को फुसलाकर अपने साथ मिलाने में सफल हुए। उनके मन में ये बात बिठाकर उन्होंने सिखों को इस बात के लिए उकसा दिया कि पूर्ण रूप से बदला लेने का यही सबसे अच्छा अवसर है। इसमें मुश्किल से ही कोई संदेह हो सकता है कि सिखों ने इन विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार की जी जान से अपनी सेवाएं अर्पित कर दी। इससे बड़ा अपमान हजारों हजारों सिख शहीदों का, हजारों हजारों पंजाबी शहीदों का जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, उससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। और लेकिन ये किताब छपती है और ये RC मजूमदार को पढ़ा जाता है, और जैसे अभी प्रोफेसर लखवीर कह रहे थे कि हमारे तो सिख इतिहासकारों तक ने इसको लिख दिया है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत
सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए तो छोड़िए, ये जो शहीद हुए उनका बहुत बहुत बड़ा अपमान है। और ये अंग्रेजों ने उस वक्त में फैलाया था। अंग्रेज क्या कह रहे थे कि जी ये देखिए कि हम तो इतना अत्याचार और ये सब नहीं कर रहे हैं, हमने ये सारे कत्ल नहीं किए, ये सिखों ने किए। विलियम हावर्ड रसल दी टाइम का कॉरेस्पॉन्डेंस आया था यहाँ पर, उसकी 2 वॉल्यूम में उसकी डायरी आपने जरूर देखनी चाहिए। और एक मैं ये बताना चाहता हूँ प्रोफेसर लकीर, और अपने प्रोफेसर बरार साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो प्रिंसिपल है, कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से ये लखवीर वीर को जिम्मेदारी दी, प्रोफेसर लखवीर को ये करने का, कि और मुझे मौका दिया। तो ये 1857 पर जो मूल दस्तावेज हैं, जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, वो सारे मैंने जमा किए हैं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास 1857 का जो मटेरियल है वो अलग अलग लाइब्रेरियों में तो है, लेकिन किसी एक जगह नहीं है। अगर आपको कोई सीरियसली अगर रिसर्च करना चाहते हो सब पर, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं प्रोफेसर लकीर के जरिए। तो अब ये विलियम हावर्ड रसल ने लिखा, वो 1857 के आखिर में 1858 के शुरू में वो लखनऊ के मोर्चे पर पहुंच गए। यदि पटियाला और जिंद में हमारे मित्र ना होते, और यदि सिख हमारी सेना में भर्ती ना हुए होते, और पंजाब में ही शांत बने ना रहते, तो दिल्ली की घेराबंदी करना हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। सिखों ने लखनऊ में भी अच्छा काम किया, यानी ये सिखों ने किया। और बदकिस्मती से उस क्रांति का एक बहुत अगुआ, जो 1860 में जो शहीद हुए, नाना साहब पेशवा ने भी ये अपनी आखिरी चिट्ठी, शहीद होने से पहले एक आखिरी चिट्ठी कौम के नाम उन्होंने लिखी, और उन्होंने कहा, ये आई कोट, ये हार केवल मेरी नहीं बल्कि समझ देश की हार थी। ये हार गोरखों, सिखों और रजवाड़ों के कारण हुई। देखिए इसका इस तरह के स्टेटमेंट की, नाना को सलाम, नाना को लाल सलाम। नाना बहुत महान थे, आखिर दम तक लड़ते रहे। 57 के बाद भी 3 साल वो लड़ते रहे, और उनको बाद में शिवपुरी में उनको फांसी पर लटकाया गया। जो आज के सिंधिया राज हैं, उनकी यहाँ पकड़कर उनको फांसी दी गई। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र की सरकार में बड़े नेता हैं, और वो सब पार्टियों में रहते हैं, कांग्रेस बीजेपी सब में रहते हैं, माफ करें। तो उन्होंने कहा कि ये हार मेरी नहीं, ये हार गोरखों, सिखों और रजवाड़ों के द्वारा हुई। अब देखिए इसमें एक पेच है जो बड़ा अजीबोगरीब है। आप सिखों के धर्म को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आप गोरखा जब कह रहे हैं तो गोरखों को आप हिंदू नहीं कह रहे हैं। और यही पेच है जिसको अगर आप समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सिखों के प्रति ये घृणा मैं आज तक नहीं समझ पाया। हालांकि 84 के कत्लेआम में मैं समझता हूं कि क्या हुआ होगा, कैसे हम लोग नफरत करते हैं एक माइनॉरिटी से, लेकिन गोरखे का धर्म हम दबा गए, है ना, रजवाड़ों के धर्म हम दबा गए, लेकिन सिखों ने गद्दारी की, इसको हमने सबसे आगे रख दिया। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि माफ कीजिए क्योंकि मैं नोट्स को देख रहा हूं तो ये जरा सा बीच में विलंब हो सकता है। जो लोग इस मिथ का प्रचार करते हैं कि सिखों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की, दरअसल वो क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो दर्दनाक और हैवानियत की, अंग्रेजों ने जिस तरह से हजारों लोगों को जलाया, गांवों को जलाया, पेड़ों पर फांसियां दी। एक और दोस्त जो पंजाब और हरियाणा के रहने वाले, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके इलाके में, वेस्टर्न यूपी में भी, दिल्ली में भी काला आम एक जगह होती है, किसी चौक का नाम होता है, किसी मोहल्ले का नाम होता है काला आम। ये काला आम क्या है? ये काला वो है जहां सैकड़ों बागियों को, सैकड़ों इनकलाबियों को 1857 में फांसी दी गई थी। ये जरूरी नहीं है कि कोई आम का पेड़ होता हो, ये कोई भी नीम का पेड़ हो सकता था, बरगद का पेड़ हो सकता था। अयोध्या में जो दिया गया तो वो इमली के पेड़ थे, वहां इमली के पेड़ ज्यादा थे। तो काला आम का मतलब है, अगर आप पानीपत रहेंगे, आप
जालंधर या यहाँ रहेंगे तो काला आम आपको मिल जाएगा एक जगह। हालांकि अब वो हमने जो हमारे देश की हालत है और हमारे देश के नेताओं ने 1857 को बिल्कुल उसकी विरासत को मलियामेट कर दिया, उसके मैसेज को मलियामेट कर दिया, उसके प्रतीकों को मलियामेट किया, हमने भी होने दिया। वो काला आम सारी जगह खत्म हो जा रही है। मैं 20 साल पहले मैं दिल्ली के आसपास ही 50 जगह काला आम में जा सकता, वो सब वहां सब खत्म हो गया है। वो पेड़ तो पहले कट चुके थे, लेकिन वो बस्तियों के नाम भी बदल गए। तो हम क्या कर रहे थे कि ये सिखों की वजह से हम अंग्रेज जीते थे। तो इसका मतलब है सारी हैवानियत, सारा जंगलीपन, सारा वहशीपन, जो अमानवीयकरण जो किया था, जिस तरह से तोपों के आगे लोगों को 10-10 लोगों को बांधकर उड़ाया था, जैसे अजनाला में कुएं के अंदर सैकड़ों बागियों को करके उनको मारा था, वो कुआं बंद कर दिया था। तो वो सिखों ने किया था, वो अंग्रेजों ने नहीं किया था। इसका ये एक मैसेज इसको देना होता है। लेकिन उसी जमाने के अगर अब आप दस्तावेज देखेंगे, अंग्रेजों के दस्तावेज देखेंगे, और बदकिस्मती से 1857 के बारे में जो रेबल्स हैं, रेबल सिख, नॉन सिख, हिंदू, मुसलमान, उनके अपने वृतांत नहीं है। उनके वृतांत हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो सारा अंग्रेजों ने जला दिया जो भी उन्होंने लिखा था। जैसे दिल्ली जब उन्होंने जलाई तो यहाँ की सारी लाइब्रेरीज को जलाया, यहाँ के सारे जब 21 सितंबर 1857 को जब वो दिल्ली पर दोबारा आए तो सारे जर्नलिस्ट को मारा, सारे टीचर्स को मारा। 3000 टीचर, मदरसों के टीचर और स्टूडेंट जो थे उनको उन्होंने फांसी पर लटकाया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जो दस्तावेज जमा किए हैं मैंने, उनको आप देखेंगे, जो विल्सन, जो दिल्ली की जब घेराबंदी हुई, 13 मई से घेराबंदी की गई, तो उसके बाद जो उसका कमांडर था विल्सन ने, तारीख में आपको बता सकता हूं लेकिन अभी नहीं है, अपनी सेना के चरित्र, अपनी सेना का नेचर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। ऐसा पंचमेल नस्ली बल, रेशियल फोर्स, जिसमें बलोची, अफगान, सिख, पठान, डोगरा इत्यादि शामिल थे, इतिहास में कभी भी अंग्रेज कमान के अंतर्गत जमा नहीं किया गया था। अंग्रेजों ने इससे पहले कभी भी इतनी मल्टीरेशियल सेना जमा नहीं की थी, जिसमें बलोच थे, अफगान थे, सिख थे, पठान थे, डोगरी थे इत्यादि। यहां पर भी देखिए सिख धर्म कर दिया उन्होंने। बलोची कौन से धर्म के थे, अफगान कौन से धर्म के थे, पठान कौन से धर्म के थे, डोगरा कौन से धर्म के थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो ये, लेकिन इससे साफ पता लगता है कि सिर्फ सिख नहीं थे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसको हम कबाइली इलाका कहते हैं, जिसको हम पठानों का इलाका कहते हैं, और अफगानिस्तान के अंदर अंग्रेजों ने पोस्टर लगवाए थे कि जिन लोगों को दिल्ली की लूट में शामिल होना है, जिन लोगों को दिल्ली की लूट में शामिल होना है, वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हुई है। ये पोस्टर लगाए गए थे। और सर सैयद, जिन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखा, और असबाब बगावत हिंद में सर सैयद ने अंग्रेजों से कहा कि विद्रोह 2 कारण से हुआ। एक तो ये हुआ कि तुमने जेलों में कॉमन किचन कर दिए, जिससे सारे जो कैदी थे वो एक जगह खाने पर मिलते थे, और ये हिंदू मुसलमान एकता हो गई, हिंदू मुसलमान सिख एकता हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने सारे विभिन्न धर्मों के लोग एक ही सेना में भर्ती करना शुरू कर दिए, वो उनमें एकता हो गई और ये विद्रोह हो गया। और उन्होंने, सर सैयद ने अंग्रेजों से कहा कि आप प्लीज अपनी सेना को बांट दीजिए धर्मों के आधार पर, और अंग्रेजों ने वो कर दिया 1907 के अंदर, 1907 से 1910 तक। और मजे की बात यह है, 15 अगस्त 1947 के बाद से आज तक भारत ने अंग्रेजों के उसी सिलसिले को, सर सैयद के उसी सुझाव को मानते हुए भारत की सेना को पूरा जाति और धर्म के नाम पर ही बांटा है। ये हमारे सामने है। तो 1857 अंग्रेजों का राज अभी जारी है।
सर सैयद ने असबाब बगावत के लास्ट चैप्टर में लिखा, सभी सिखों, पंजाबियों और पठानों ने जो अन्यथा विद्रोह में भाग ले सकते थे, अंग्रेज की नौकरी हासिल कर ली थी या उन्हें अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया गया था, उसमें से हिंदुस्तान को लूटने की इच्छा अत्यधिक मजबूत थी। जो लोग बहुत इस्लाम इस्लाम और मुसलमान सारे एक होते हैं, यानी जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो भी कहते हैं, और जो इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लाम से जो नफरत करते हैं वो भी ये कहते हैं मुसलमान सब एक हो जाते हैं, मुसलमान तो कुछ भी इतने कट्टर होते हैं। 1857 के अंदर दिल्ली को लूटने में, लखनऊ को लूटने में, बलात्कार करने के अंदर, औरतों को अपहरण करके ले जाने के अंदर, मुसलमान जो सैनिक थे, अफगान, बलोच, पठान, वो किसी से भी अंग्रेजी सेना के किसी हिंदू सिख से पीछे नहीं थे लूट के अंदर। हाँ, ये इस बात को आप समझ लीजिए। और यानी अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ किसी को एक जिम्मेदार ठहरा देंगे। सबसे आसान तरीका है, आप चीजों को जानना नहीं चाहते, किसी को एक खड़ा करके उसको ब्लैक घोषित कर दीजिए और उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं प्रोफेसर लखवीर का कि उन्होंने वो अजीमुल्लाह खान साहब का तराना जो 13 तारीख को लिख दिया गया था, 11 तारीख को दिल्ली आजाद कराई गई, 11 मई 1857 को, 13 तारीख को उन्होंने जो ये सेना आई थी उसको तराना चाहिए था अजीमुल्लाह खान साहब ने, जो ओवरऑल कमांडर इन चीफ भी थे। नॉट ओपी कमेटी थी, उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी, राव तुलाराम थे, अजीमुल्लाह खान थे, तात्या टोपे थे, नानाजी थे, ये प्रिंस फिरोज थे, और इन लोगों ने फिर एक आजादी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो आप नेट पर पा सकते हैं। मैं प्रोफेसर साथी जो है इजाजत दें तो लखवीर, तो मैं फिर उसको सुनाना चाहूंगा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। लास्ट अंतरा है, दिस इज लास्ट स्टैंजा ऑफ दैट। हाँ जी सर, जरूर जी, जरूर जी। जी 14 सितंबर को ए प्यामे आजादी, मई 14 नू ए दिल्ली दे एक अखबार भी छप गया, वो मैं लभ्या, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। ये 14 मई को छपा हुआ हमको मिलता है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है, सॉरी एक मिनट, हम जो है जो आजादी, जो साथ लड़ाई की दास्तानें हैं, लेकिन जरा उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों कि क्या सिख नाम के लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी? बिल्कुल की थी। क्या मुसलमान नाम के जमींदारों ने और नवाबों ने अंग्रेजों की मदद की थी? बिल्कुल मदद की थी। क्या हिंदू नाम के राजाओं ने मदद की थी? बिल्कुल मदद की थी। और उसका 1857-58 के अंग्रेजों के दस्तावेज से मैं एक ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूं। प्रोफेसर लखवीर, समय है ना, मैं इसनू शेयर करूं? बिल्कुल सर, आपको ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खुला समा, ਤੁਸੀਂ जी करो जी। देखिए, ये अंग्रेजों ने 1858 में एक 2 वॉल्यूम के अंदर एक किताब पेश कर दी, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा जी, और उसका नाम है कोनान W.L. कोनान ऑन S.D. क्रेक, दी पंजाब चीफ्स, पंजाब गवर्नमेंट, लाहौर, 1909 के अंदर ये छप गई। ये तैयार तो हो गई थी बहुत पहले से, लेकिन उसको वेरीफाई किया जा रहा था फैक्ट से, और इसमें जिन राजाओं ने, जिन जमींदारों ने अंग्रेजों की सेवा की थी, उनको क्या क्या दिया गया उसका लिख दिया। अंग्रेज एक काम बहुत
बहुत अच्छे तरीके से करते थे कि रोज वो शाम को एक रिपोर्ट लिखते थे। 1857 के बारे में हमें बहुत सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि अंग्रेजों के वो खुद के लिखे हुए दस्तावेज मौजूद हैं, उनके गेजेटियर्स मौजूद हैं। वो देखिए हडसन जो है दिल्ली के बाहर मोर्चे से अपनी पत्नी को खत लिख रहा है कि भाई देखो ये तो सारी सेना और उसके अंदर है। तो वही अगर हमारी भारत सरकार एक जगह जमा कर देती और हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर, भारत की यूनिवर्सिटीज के अंदर 1857 की चेयर बनाती, नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि वो उस विरासत को कि जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, हिंदू मुसलमान सिख एकता एक हो, सब एक होकर लड़े, वो इस बात को चाहते नहीं है। तो ये मैं इससे आपको पढ़कर बता रहा हूं कि पटियाला, जिंद, नाभा, कपूरथला, फरीदकोट, कलसिया, इन रियासतों के जो बड़े मशहूर राजा थे, सिख राजा, उन्होंने मदद की। उन्होंने अंग्रेजों की सीधा, यानी अंग्रेज दिल्ली में आ ही नहीं सकते थे, दिल्ली को घेर ही नहीं सकते थे अगर हजारों जो हैं इन सारी रियासतों से नहीं आते। और ये इनमें से कई लोग खुद रहे। नाभा का राजा खुद सेना के साथ, कपूरथला का राजा खुद सेना के साथ रहा, जिंद का राजा वो लखनऊ की लड़ाई तक साथ रहा, हाँ, उनके भाई भी साथ रहे। लेकिन आप एक बात समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि ये सिख थे, तो क्या कोई ऐसा था कि सिख धर्म की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया था? बिल्कुल नहीं। ये वो रजवाड़े थे जिन्होंने एंग्लो सिख वॉर नंबर 1 1845-1846, देखिए अंग्रेजों ने सिख जो रियासत थी महाराजा रणजीत सिंह की और उनके जो वारिस थे, उनके खिलाफ 2 जंगें लड़ी। ब्रिटिश सिख वॉर 1 1845-1846 और ब्रिटिश सिख वॉर 2 1848-1849। ये जो सारे गद्दार थे, ये पटियाला, जिंद, नाभा, कपूरथला, फरीदकोट, कालसिया, इन्होंने उन दोनों जंगों में भी अंग्रेजों की मदद की थी और सिख जो रियासत थी, सिख जो किंगडम थी, उसको खत्म कराया था। यानी ये कोई सिख धर्म के आइकन या उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ये सिख नाम थे इनके। जैसे रावण जो है वो मुसलमान नहीं था, सिख नहीं था, ईसाई नहीं था, वो एक बहुत ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण था। तो उसके जुर्म जो है, उसने जो सीता जी का अपहरण किया और सीता जी के साथ क्या क्या करना चाहा और वो सब किया, तो उसको आप ब्राह्मणों से नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से माइनॉरिटी का कोई बंदा होता है तो आप पूरा उसके धर्म पर चेप देते हैं, सारी चीज को आप उसके धर्म पर लगा देते हैं। अच्छा, अब जरा सा वही जो जिन किताब की मैं बात कर रहा था, ये किताब भी मेरे पास है, अगर जिनको चाहिए, बहुत मोटी किताब है। तो मुस्लिम्स को देखिए, मुस्लिम्स, नवाब मोहम्मद अली खान एंड नवाब अहमद अली खान करनाल के बड़े जागीरदार थे, बहुत बड़े। इनका एक स्टेट ही थी। उसके बाद अमानुल्लाह खान पानीपत, हमीदुल्लाह खान कांगड़ा का राजा था, रजब अली जगरांव ये दिल्ली आया और जासूसी करता रहा, गुलाम मुर्तुजा कादियान का, तिवाना फैमिली जो सारा बाद में पार्टीशन से पहले तिवाना फैमिली जो प्राइम मिनिस्टर रहे पंजाब के, अली रजा खान कजलबाश और ऑल चीफ्स ऑफ शराइन्स। और एक बात और समझ लीजिए, बदकिस्मती से पंजाब के आज जो ईस्टर्न पंजाब है और वेस्टर्न पंजाब जब वो बटा हुआ नहीं था, इनमें सारे जो मजार थे, सूफियों के जो मजार थे, उनके सारे चीफ्स ने सारे अंग्रेजों को 100 सिपाही, 500 सिपाही, 1000 सिपाही खड़े कर दिए। ये कहा कि हम इनको फाइनेंस करेंगे। एक भी अपवाद नहीं था, एक भी अपवाद नहीं सी, सारे के सारों ने ये किया। और हिंदूज का सबसे बड़ा नाम था कश्मीर का डोगरा परिवार। गुलाब सिंह उस वक्त राजा था, हालांकि मई 1857 में ही उसकी डेथ होती है, उसका बेटा आ जाता है। इन्होंने एक पूरी रेजिमेंट, एक तोपखाना दिल्ली में भेजा था और वो जो सब्जी मंडी का मोर्चा था, ये सब्जी दिल्ली के अंदर 6 दरवाजे थे, 6 जगह घुसने की थी और ये सब्जी मंडी का इलाका इनको दे दिया गया था। और सब्जी मंडी का वो इलाका था जहां बहुत गरीब लोग रहते थे। तो ये लड़ाई
अंग्रेजों ने अटैक किया 19 सितंबर को, और 19 सितंबर को ही शाम को ये छोड़ छाड़ के भाग गए, अपनी तोपें भी छोड़कर भाग गए। लेकिन हम जो गुलाब सिंह की सेना थी, जो जम्मू कश्मीर रियासत की, और ये कश्मीर रियासत का कौन गद्दार था जिसने अंग्रेजों की दलाली की थी अफगान सॉरी एंग्लो सिख वॉर के अंदर, जिसके इवज में, जिसकी दलाली में इसको कश्मीर दिया गया था। ये तो एक एजेंट था, एक प्रॉपर्टी डीलर जैसा आदमी था ये। तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि ये हिंदू डोगरा था, गुलाब सिंह था। किसी वृत्तांत में, किसी नैरेटिव में आप उसका धर्म नहीं पहचानेंगे। आप सिर्फ धर्म पहचानेंगे सिख का और मुसलमान का। उसके बाद शमशेर प्रकाश नाहन स्टेट, राणा बिशन चंद कोटी स्टेट, जोगराज ऑफ बालसान स्टेट, गुलाब सिंह ऑफ कांगड़ा, टेकचंद ऑफ इंदौरा कांगड़ा, वजीर गोसायों मंडी कांगड़ा, रतन चंद होशियारपुर, दीवान प्राणनाथ। ये प्राणनाथ, दीवान प्राणनाथ कौन था? जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हजारों लोगों को एक कुएं के अंदर और डुबोने के अंदर जो इसने अजनाला में काम किया था, ये वो शैतान था ये। दीवान हरिचंद निहाल चंद गुजरांवाला के। और उस किताब से जो मैंने सारा जमा किया कि 1857 के अंदर सीधा सैनिक मदद जिन्होंने की थी, वो आंकड़ा सुन लीजिए, चौंकाने वाला है। मुसलमान राजा, बड़े बड़े जमींदार जिन्होंने सेना भेजी 48, सिख जमींदार बड़े बड़े राजा जिन्होंने भेजी 47, और हिंदू, इस पूरे इलाके के अंदर हिंदू कम थे, उन्होंने 27। लेकिन हम क्या कहेंगे? हमको रात को सपना भी आएगा, 1857 के अंदर सिखों ने गद्दारी की थी। 48 मुसलमान गद्दार नवाब राजे, जिसके अंदर ये पटौदी का राजा भी था, पटौदी का नवाब भी था, जिसके अंदर हरियाणा था, पंजाब था हिस्सा से। सिख स्टूजिस 47, हिंदू स्टूजिस 27। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिख लड़े नहीं? यानी गद्दारी की, और गद्दारी तो मुसलमानों ने भी की, गद्दारी हिंदुओं ने भी की। आप सिर्फ सिखों को पहचानते हैं, लेकिन जिस दास्तान को, जिस सच्ची कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज का मुख्य मकसद, वो जरा सुन लीजिए। और वो कहां से मैंने हासिल की है? मैंने हासिल की है जासूसों के खतूत से, जासूसों के लेटर से। अंग्रेजों ने जो, चाहे वो प्लासी की जंग जीती हो या कोई भी जंग जीती हो, सिखों के खिलाफ जंग जीती हो, जंग 1 या जंग 2, हमेशा ये गद्दारों के जरिए, जासूसों के जरिए करते हैं। इस पर अलग से मेरा काम है, जासूसों के खतूत दिल्ली कैसे जीती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तीनों के अंदर है। तो ये जो है, मैं ये जो जासूसों के खत, और जासूसों के खतों के बारे में कहानी आपको मैं बताना चाहता हूं। ये खत उर्दू में लिखे जाते थे, ये उसके बाद इनको ट्रांसलेट करके अंबाला, जो हेडक्वार्टर था अंग्रेज सेना का हेडक्वार्टर अंबाला था, वहां पर भेजे जाते थे। वहां से फिर उनको अलग अलग जो इंटेलिजेंस चीफ थे, जैसे हडसन दिल्ली के अंदर इंटेलिजेंस चीफ था, उसको ये भेजे जाते थे कि देखिए इसको थोड़ा पकाइए, ये कंटेक्ट है, इसको जरा देखिए, इसके हिसाब से तोपखाना करिए, ये करिए। देखिए 2 जुलाई 1857 को जवाहर सिंह और मामराज ने अंग्रेजों को एक खत लिखा। बनारस से 35 सिख पहुंचे और उन्होंने कुतुब पर डेरा डाल दिया है, अब उन्हें दिल्ली लाया गया है। अच्छा, ये खत मुझे कैसे मिले, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये खत पड़े हैं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर। मुझे तो लाहौर में अनारकली की पुरानी किताबों की दुकान पर ये मिले थे। मैं जब मैं पाकिस्तान जा सकता था, मुझे पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था, तो वहां अनारकली बाजार है, जहां हर फ्राइडे को पुरानी किताबों का दुकान मिलता है और आपको खजाना हासिल हो सकता है।
₹20 के अंदर, ₹25 के अंदर, और पाकिस्तानी ₹25 तो हिंदुस्तान के ₹15 के बराबर होंगे। तो ये मुझे पहला उसका एक मिला था, फिर मैं उसकी तलाश के अंदर मैं गया। इसी तरह से जीवन लाल की डायरी भी जो है वो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे कागजात हैं। रिसर्चर को जाना पड़ता है इंग्लैंड, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन बहुत महंगा शहर है। आप किस तरह से वहां रहते हैं, बहुत ठंडा, बहुत तेज हवा चलती है, और उसके बाद आपको वो एक फोटो के सेंटीमीटर के हिसाब से ये बेचते हैं। सेंटीमीटर के हिसाब से आपने मान लीजिए A4 साइज में लिया तो उसका सेंटीमीटर बना के वो एक फोटो ट्रीट करते हैं और उस फोटो के हिसाब से वो पैसा लेते हैं। तो ये हमको उपलब्ध होना चाहिए। ये पहले दिन ही आजादी के बाद हो जाना चाहिए था। वो तो इसके बारे में तो क्या चिंता करते हैं, उन्होंने तो 1857 में जो जिनके साथ छीना गया था, जो कुछ हुआ था, वो भी फैसला नहीं किया कि उनको वापस किया जाए। तो खैर, मैंने आपको 19 जुलाई को अलीपुर के रामजी दास जासूस ने अंग्रेजों को बताया, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू मुसलमान सिख एकता की बात, कि दिल्ली में हिंदू और सिख बागी सैनिकों की भावनाओं का ध्यान करते हुए बहादुर शाह जफर ने आदेश दिया है कि यदि कोई भी गौ हत्या का दोषी पाया जाएगा तो उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई कसाईयों को तोप से उड़ाया गया जिन्होंने इसको माना नहीं, और बकरा ईद आ गई थी और उसमें उन्होंने गाय को काटा, उनको तोप से उड़ाया। एक गुमनाम जासूस कौन होते थे? जो बड़े ऊंचे, जैसे बहादुर शाह जफर का दरबारी भी हो सकता है। गुमनाम जासूस ने खत भेजा, मुतासद्दी सिंह का भांजा सरदार बहादुर सिंह पंजाब के मुखियाओं जिसके नाम सरदार शमशेर सिंह, रणजोर सिंह और गुरमुख सिंह है का एक खत लेकर दिल्ली आया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें बंगाल में सेना की बगावत और विद्रोही सेना की दिल्ली की ओर बादशाह जफर की मदद के लिए कूच की सूचना मिली है। उन्हें यह भी पता लगा है कि अंग्रेजों ने बादशाह के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इन सरदारों ने बादशाह से पंजाब में मौजूद अंग्रेजी सेना पर हमले की अनुमति मांगी है। पंजाब के जो क्रांतिकारी, जो अंग्रेजों के विरोध सिख थे, वो कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर को बादशाह मानते हैं और कहते हैं हमको अनुमति दीजिए हमला करने के लिए। एक अन्य गुमनाम जासूस ने 16 अगस्त 1857 को, और मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने हमला किया 11 सितंबर 1857, और 19 20 सितंबर को लाल किले पर उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। अंग्रेजी सेना के 9 सिख सिपाही भागकर दिल्ली में विद्रोहियों से आ मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में 200 सिख सिपाही दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें सब्जी मंडी में ठहराया गया और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। कर्नल बेचर, जो कर्नल से उनके अपने अपने जासूस थे, उसने 18 अगस्त को फिर सूचना दी, अंग्रेज सेना के कैंप से कुछ सिख सिपाहियों ने दिल्ली में मौजूद विद्रोही सिख सिपाहियों को सूचित किया है कि वो दिल से बादशाह के साथ हैं। उसी पत्र में उसने ये भी सूचना दी, अंग्रेज घुड़सवार सेना के 125 सिख सिपाही और 30-40 अफगान सिपाही आज अंग्रेज कैंप से भागकर विद्रोहियों से आ मिले हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अपनी रिसर्च से पाया, कि दिल्ली के अंदर कारतूस बनाने का, इनकलाबी सेना का कारतूस बनाने का काम केवल सिख सिपाही करते थे। उनको ही ये टेक्निक आती थी। अंग्रेजों के भरोसेमंद जासूस तुराब अली ने 23 अगस्त को अंग्रेजों को सूचना भेजी, सिख सिपाही जिनकी संख्या 1600 है की एक रेजिमेंट बनाई गई थी, लेकिन कल एक नए आदेश के जरिए उन्हें बताया गया है कि वो वापिस अपनी पुरानी रेजिमेंटों में चले जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अलग अलग रेजिमेंट में सिख आए थे, जाते थे। जो रेजिमेंट होती थी, जैसे मान लीजिए ग्वालियर रेजिमेंट आई या झांसी रेजिमेंट आई, तो उसके अंदर जो ये बगावत की हुई रेजिमेंट थी उसमें भेज दिए जाते थे। तो ये दलालों को, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में दलाल थे, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी कि हर रेजिमेंट में उनके दलाल हैं, लेकिन ये सिख दलाली नहीं होने देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये कहा भैया सिखों को एक जगह अलग करके इनको कहीं ठहरा देंगे, इनको कोई एक्टिविटी नहीं देंगे। तो इसको इनकलाबी कमान जो थी वो समझ गई, वो फैसला करा दिया गया था कि इनको अलग कर देंगे, लेकिन फिर अगले दिन उनको वापस कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और खत है, इसी जासूस ने यानी तुराब अली ने 18 अगस्त को अंग्रेजों को सूचना भेजी, हाई कोर्ट बाकी सिख सिपाहियों की एक टुकड़ी पंजाब भेजी गई है ताकि वो पंजाबियों के बीच बगावत फैलाने में मदद कर सके।
और उसके बाद दिल्ली हरवाने में जो 3 गद्दार थे, 3 जासूस थे बड़े, बहुत हैसियत वाले, जीवनलाल, जगराव का रजब अली, मौलवी रजब अली, मौलवी था पूरा, एक आंख थी उसकी, मौलवी थी, मौलवी और एक आंख वाला मौलवी कहते थे अंग्रेज उसको, और मिर्जा इलाही बख्श, ये 3 गद्दार थे जिन्होंने 19 से 21 के बीच में सारे दिल्ली के दरवाजे गिरवाए, तोपखाने को उड़वा दिया। बागी उसके उसके जो खत हैं उससे भी पता लगता है, पंजाबियों के 2 सैन्य दलों ने, उसने मई 27, 1857 को अपनी डायरी में लिखा, पंजाबियों की 2 सैन्य दलों ने यह शिकायत करने के लिए बादशाह से मिलने की याचना की कि फिरोजपुर में साहबों अंग्रेजों ने उनके सैन्य दल को बहुत से आदमियों को मार डाला है। बहुत बहुत है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको पढ़ रहा हूं। जुलाई 27 को लिख रहा है जीवनलाल अंग्रेजों को, हडसन को लिख रहा है वहां पहाड़ी पर, आज लाहौर के मुखियाओं सिख सरदारों की ओर से 2 सिख यह बताने के लिए आए कि नीमच कैंप के सैन्य दलों को सुरक्षित, कितने कारतूस जरा सुनिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख कारतूस पहुंचा दिए गए हैं। ये आदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें बर्बाद न किया जाए क्योंकि शस्त्र नगर में उनकी आपूर्ति कम हो रही थी। जुलाई 29, 1857, राजा नरेंद्र संघ की सेना के बहुत से सिखों ने अंग्रेज कैंप छोड़ दिया और वो दरबार में हाजिर हुए। ये नाभा के राजा के शायद लोग थे। अगस्त 6, सादत अली खान की नहर के क्षेत्र में रहने वाले पंजाबियों ने बादशाह को 41,000 रुपए देने का वायदा किया है। 41,000, आज उसका जरा सा कोई कैलकुलेट करे। कैनाल पंजाब तो कैनाल कॉलोनीज, अंग्रेज जो कैनाल बनाई थी वही कैनाल कॉलोनीज, तो ये सादत अली खान के उसे अगस्त 26 को उसने लिखा, नीमच बल के सेनापति गौस मोहम्मद ने कुमक की मांग की, सिखों का एक सैन्य दल और घोड़सवार सेना की 4 टुकड़ियों को उसकी सहायता के लिए भेज दिया गया है। एक बात मैं दिल्ली के जासूसों के खत और दूसरे जो वृत्तांत है, दूसरे जो नैरेटिव है, उनसे बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1857 के बाद दिल्ली के जितने दरवाजे थे वो सिखों के नियंत्रण में दे दिए गए थे, सिखों के, कि ये सबसे ज्यादा ईमानदार, कभी नहीं बिकने वाले, आखिर दम तक लड़ने वाले हैं। 3 सितंबर 1857 को जीवनलाल ने अपने आकाओं को लिखा, सिखों ने मेरे बागीचे में प्रवेश किया, उन्होंने वहां पेड़ों को काटा और उन्हें अपने साथ ले गए। अब ये पेड़ क्यों काटे? पेड़ चाहिए होते थे नदियों पर पुल बनाने के लिए। जैसे दिल्ली के अंदर, वेस्ट दिल्ली के अंदर छोटे छोटे नहर थी जो तो अब गंदे नाले बन गए हैं, उनको पाटने के लिए स्लीपर चाहिए होते थे उनको। उसके बाद बहुत चीजें हैं। एक और उस जमाने का दलाल का रोजनामचा है, ऑटोबायोग्राफी है, लतीफ का। उसने 19 अगस्त 1857 को लिखा, 200 सिख सैनिक जिनका संबंध जम्मू राजा की सेना से था, दिल्ली में मौजूद बागी सेना से आकर मिल गए हैं। और उसके बाद सुनिए जरा, है जो हिंदू सिख और मुसलमानों को लड़वाने की जो बात करते हैं, यहां पर ये जानना महत्वपूर्ण होगा, जिन सरदार, रोपड़ के दंगा कराने वाले 5 आदमियों की पहचान की गई और उन पर सिविल कमीशन में मुकदमा चलाया गया। इन सबको सरदार मोहन सिंह के साथ मौत की सजा दी गई। मोहर सिंह कौन है ये जानना जरूरी है। उनको फांसी पर चढ़ाया गया। उन्होंने रोपड़ क्षेत्र में मुगल खालसा झंडा बुलंद करके स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रोपड़ के इलाके में सरदार मोहर सिंह ने क्या झंडा बुलंद किया था? मुगल खालसा, और उसके अलावा रोपड़ को आजाद करने का। ये सारे प्राइमरी सोर्सेज पर आपने जाकर इसको निकालना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसको सबको पता करना चाहिए। लुधियाना के अंदर सरकारी गजेटियर से पता लगता है, लुधियाना में अंग्रेजी सेना के जिन 2 सिपाहियों को मृत्यु दंड मिला, उनमें एक झेलम का मुसलमान था जिसे जासूसी करते हुए पकड़ा गया। दूसरा एक सिख युवक मांझा सिंह था जिसने लेफ्टिनेंट यार्क को मारने का प्रयास किया और यार्क ने उसे गोली से उड़ा दिया। उसके बाद यूपी आइए। यूपी में ये सही है कि लखनऊ रेजिडेंसी जो अवध पे कब्जा करने का था, उसमें बहुत
सिखों ने, सिख अंग्रेजों की जो सेना थी उसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उसने लेकिन वहां सिखों के बीच में कितना विद्रोह हो रहा था, उसके लिए आप मेरी जो किताब है हिंदी अंग्रेजी उर्दू पंजाबी 3 में, क्योंकि हम थोड़ा सा समय सवाल जवाब के निकालना चाहते हैं। बनारस में पूरी रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। ये गोबंस लगभग चीफ था, जब विद्रोह हो गया, जब वो आजाद करा लिया गया, उसका चीफ था। उसने लिखा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशानी जो दे रहे थे वो सिख सिपाही दे रहे थे। गोबंस ने अपनी आपत्ति में स्वीकार किया कि जुलाई 1857 के अंत तक अंग्रेज सेना में गहरी निराशा का वातावरण था। हाई कोर्ट, हम प्रतिदिन अपने 5 सिपाहियों को खो रहे थे। वे ये मानने लगे थे कि राहत मिलना असंभव है। बहुत से सैनिक हमें छोड़कर भाग गए थे। उनमें 13वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिख सैनिक भी थे, जिनकी संख्या 16 थी। हमारे लिए नियर गहरी चिंता का विषय बन रहे थे। सिख लगातार हमें छोड़कर जा रहे थे और पूरा सिख षड्यंत्र कर रहे थे। चीफ एंड फैमिलीज ऑफ नोट्स में पंजाब में अमृतसर के एक सूरत सिंह, जिनको अंग्रेजों ने सजा दी थी दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध के अंदर, बनारस में उनको जलावतन कर दिया था। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बनारस में पूरी सिख रेजिमेंट थी, उसने विद्रोह किया और सबको गोली मार दी गई। जौनपुर के अंदर सिख रेजिमेंट ने विद्रोह किया। ये 1857 की दस्तावेज है। और जब कोई नालायक लोग, माफ कीजिएगा, कुछ लोग इस तरह की बात बोलते हैं कि सिखों ने गद्दारी की थी, उनके साथ आप क्या करें? ब्लास्फेमी लॉज जो हैं, वो ब्लास्फेमी लॉज फजूल के चीजों के लिए हैं। इन पर हम में से कोई भी इनको डिफेमेशन का केस भी नहीं करता है। इन पर करना चाहिए। मुझे लग रहा है पंजाब के साथियों ने लीड लेनी चाहिए कि ये सारा जिन लोगों ने लिखा है और जो ये बात करते हैं वो बकवास है। और पंजाब में पंजाबियों की बगावत। एक के ब्राउन एक बंदा था, आपने उसकी पढ़नी चाहिए। ये पादरी था। सेना में एक पादरी भी होता था। हमारे सेना के अंदर भी ग्रंथी साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, पंडित जी होते हैं, है ना। तो उसने के ब्राउन फिरोजपुर से चला था और दिल्ली के बाद फिर वो लखनऊ भी गया और वहां शायद ये मारा गया। इसने पंजाब के बारे में लिखा। रोज की डायरी है इसकी, के ब्राउन की। हम में से कुछ लोग जिन्होंने पंजाब में मई से सितंबर 1857 के महीने गुजारे और जो उस संकट से बच निकले, वो अपनी कब्रों तक उस रहम की याद को ले जाएंगे कि जब लोग हमारे विरुद्ध खड़े थे, यदि उस समय खुदा हमारी सहायता ना करता तो अंग्रेज शीघ्रता से काल का ग्रास बन जाते। खुदा ने मदद की। बड़ा अजीब खुदा है भाई, बड़ा अजीब भगवान है जो इन लफंगों को, गुंडों को, हथियारों की मदद कर रहा था। उसके बाद फ्रेडरिक हेनरी, जो उपायुक्त था अमृतसर का, और जिसके जमाने में वो अजनाला के अंदर वो किया, वो एक हिंदू राजा के साथ मिलकर, मुसलमान भी थे उसके साथ, अजनाला का, इंग्लैंड के लिए भारतीय साम्राज्य को नीति सैनिकों अथवा अधिकारियों से ने नहीं बचाया। ये हमारा आका भगवान ही था जिसने इसे कायम रखा। हमें कोई भगवान नहीं मिलता जो महंगाई, रोजगारी, ये बलात्कार खत्म कर दे। उसके बाद लेफ्टिनेंट फ्रेड रॉबर्ट्स ये बाद में कमांडर इन चीफ बना। आई कोट, मैं स्वयं ये विश्वास नहीं करता कि इस देश में कोई ऐसा भी हिंदुस्तानी है जो हमारे विरुद्ध नहीं जाएगा। ये पंजाब की बात कर रहा है। 7 सितंबर 1857 को उसने अपनी मां को खत लिखा। सभी हिंदुस्तानी एक ही तरह से सोचते हैं और मेरा विश्वास है कि हमसे अन्य स्थानों की भांति पंजाब में भी पूरी तरह से नफरत की जाती है। कितने सबूत चाहिए आपको? और अंग्रेजों ने किस तरह से लफंगों, बलात्कारियों, गुंडों को अंग्रेज सेना में भर्ती किया था दिल्ली की लूट के लिए,
उसका के ब्राउन बताते हैं, इन नई भर्ती की गई रेजिमेंटों में अपराधियों, अताताइयों, भगोड़े कैदियों और निकम्मे आवारागर्दों का समावेश था। यानी आपके लिए सिर्फ एक कंडीशन थी कि आप आवारा, निकम्मे, बदमाश, आताताई, भगोड़े होने चाहिए, किसी भी धर्म के हो, और आ जाइए। और मैं आपको बता चुका कि पठानों के इलाके के अंदर और अफगानिस्तान के तो पोस्टर लगाए गए थे अंग्रेजों की तरफ से, अगर दिल्ली की लूट में शामिल होना है तो किया गया। और उसके बाद कितने काम है भाई जो पंजाब के दोस्तों ने, रिसर्चर्स ने करने चाहिए, कि 1857 के नतीजे में जो शहरों पर जुर्माने लगाए गए, मैं सिर्फ एक शहर की बात करूंगा, लुधियाने पर सिर्फ 55,294। जरा 55,000 का आज के हिसाब से आप लगाइएगा। एक गजेटियर में है, समस्त जिले में एकदम बगावत फैल गई, कुछ ही घंटों में हांसी, हिसार और सिरसा में विनाश का आम दृश्य देखा गया। आस पड़ोस की आबादी विद्रोह में शामिल होकर खूनी खेल खेलने लगी। देखिए ये हमारा था। अब सवाल उठता है कि जी, एक मिनट, और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको वेस्टर्न यूपी के एक कस्बे में ले जाना चाहता हूं, थाना भवन। थाना भवन एक ऐसी जगह जहां एक साथ 11 औरतों ने शहादत हासिल की। 11 औरतों ने अपनी प्लाटून बनाई थी, अपनी प्लाटून बनाकर अंग्रेजों के साथ वो थाना भवन, ये रुड़की और सहारनपुर के पास है, वहां पर बनाई थी। और ये 11 औरतों के नाम सुनिए जरा: असगरी बेगम, आशा देवी, बख्तावरी, भगवती देवी, हबीबा, इंदर कौर, जमीला। हिंदू, मुसलमान, सिख औरतें इन्होंने किया। उसके बाद मैं आपको अब सवाल ये उठता है कि जिसका हमको जवाब चाहिए कि क्या सिख रजवाड़े और सामंत जिन्होंने अंग्रेजों की तरफदारी की, सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे? बिल्कुल नहीं। क्या पंजाब में ऐसे मुसलमान और हिंदू रजवाड़े और सामंत थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया? जी, बहुत ज्यादा थे। क्या ऐसे सिख और पंजाबी थे जो इस महान विद्रोह में शामिल हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े? मैंने आपको बताया। क्या गदर के दौरान पंजाब बिल्कुल शांत रहा? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है ये। और मैं निष्कर्ष पर आता हूं। ये क्या है, ये मामला क्या है? ये मैंने आपको बताया, सिखों के सर डाल देना, सब सिखों के। आप ये भी नहीं कह रहे कुछ सिख, आप ये भी नहीं कह रहे कुछ मुसलमान भी शामिल थे अंग्रेजों के साथ, चलो कुछ हिंदू भी शामिल थे, नहीं, सारे सिख, सारे सिख। जैसे सिख जो है कोई होमोजिनस, सब सिख एक ही तरह से सोचते हैं, यही मुसलमानों के बारे में कहा जाता है। जब जब आम सिखों को हम ये 2-3 दिन में जब मारेंगे और उनको जलाएंगे और ये सब करेंगे, तो होता कि जो एक सिख ने किया, 2 सिख ने किया, सब सिखों को, सब सिख जिम्मेदार थे। माइनॉरिटी का कोई भी होता है तो आप उसको एकदम उसके धर्म से जोड़ देते हैं। बाकी डोगरा है, वो तो डोगरा है, वो गुलाब सिंह है, वो कश्मीर का राजा है, उसका धर्म आप नहीं करेंगे। तो बात यह है कि मैं, और मुझे बहुत गुस्सा आता है प्यारे दोस्तों, और समझ नहीं आता है कि कैसे कैसे इस तरह का बलात्कार चल रहा है, बौद्धिक बलात्कार, रेप ऑफ फैक्ट्स, rape of the revolutionary heritage, the second killing of the martyrs, Sikh martyrs of 1857, पंजाबी martyrs। एक पंजाबी के तौर पर और एक हिंदुस्तानी के तौर पर बहुत गुस्सा आता है। क्या बस कंक्लूजन 5-10 मिनट्स और लेंगे? इज इट ओके? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा अच्छा जी, तो कंक्लूजन में
एक बहुत सारी बार लीगल केसेस में एक सर्कमस्टेंशियल होता है, यानी आपके पास सीधा फैक्ट नहीं है तो आप सर्कमस्टेंशियल करते हैं। यहां तो सीधे फैक्ट है, आप नहीं मान रहे हैं। और मुझे इस बात को पर भी दुख होता है कि पंजाब में लोगों ने क्यों काम नहीं किया इस पर, क्यों नहीं खोजा, क्यों सरकार से डिमांड नहीं किया कि वो सारा 1857 से पंजाब के जो सारा अंबाला के जो सारे दस्तावेज थे वो लेकर आए। हम लोगों ने क्यों 2-3 लाख रुपए पर्सनल खर्च किए, क्यों करने पड़ते हैं हमें ये है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पंजाब में एक जुल्म के खिलाफ लड़ने की विरासत है तो 1857 वो कैसे हो सकता था? हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। गदरी आंदोलन 20वीं शताब्दी के शुरू में क्या है वो? पंजाबी सिख बाहर रह रहे हैं और अपने देश को आजाद कराने के लिए आते हैं और शहीद हो जाते हैं, जहाज किराए पर लेते हैं। यहां पर हमारे एनआरआई हैं जो अमेरिका इंग्लैंड की लिबरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म का फायदा उठा के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी एनआरआईज हैं जो पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनवाना चाहते हैं। बांग्लादेश के एनआरआई हैं मुसलमान, बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र कर बनाने, वहां सारे मल्टीकल्चरलिज्म के फायदे उठा रहे हैं। ये वो लोग वापिस आए थे, ये सिर्फ पंजाबी ही कर सकते थे, ये सिर्फ सिख कर सकते थे जुल्म के खिलाफ लड़ने का जो था। उसके बाद आप बहुत है, मतलब इतने सारे उदाहरण है कि उसमें, लेकिन मैं कुछ गिने चुने ले रहा हूं। आप जलियांवाला बाग के बारे में हम जानते हैं। जलियांवाला बाग तो सिर्फ पंजाब में ही हो सकता था। जलियांवाला बाग जैसी शहादतें तो सिर्फ पंजाब में ही दी जा सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं दूसरी जगह नहीं दी जा सकती थी, लेकिन लड़ाई के लिए जान देने वाले लोग, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले, जिस किसी चीज से भी नहीं डरने वाले, जातियों में नहीं बटे हुए, धर्मों में नहीं बटे हुए, पंजाब की जो खासियत थी। और जब वो बांटे गए और किस तरह से बांटे गए उस पर कभी हमने बात करना चाहिए। टू नेशन थियरी कैसे पैदा हुई, क्या हुआ, और वो रिलीजियस इशू नहीं था, वो पॉलिटिकल इशू था। जलियांवाला बाग में सरकारी तौर पर 381 लोग शहीद हुए, 2000 से ज्यादा शहीद हुए, लेकिन हंटर कमीशन ने कहा कि 381 लोग थे। 381 में से 222 हिंदू थे, 96 सिख थे और 63 मुसलमान थे। फिर कोई बोलेगा कि सिखों ने तो हिस्सा नहीं लिया, सिख तो गद्दारी करते हैं, मुसलमान गद्दारी करते हैं। ठेका किसी एक के ही पास है हमारे देश में लड़ने का, जो आजादी की लड़ाई में कभी लड़े नहीं। वो कह रहे हैं कि हम इस देश के असली नेता हैं, जो एक मिनट के लिए कभी थाने में नहीं बुलाए गए। फिर उसके बाद मैं दूसरा उदाहरण आपके देना चाहूंगा, शहीद उधम सिंह का। 1900 में पैदा होते हैं, जलियांवाला बाग हो जाता है, उसका बदला लेने का सोचते हैं, और लगभग 21 साल 20 साल लगाते हैं इंग्लैंड पहुंचने के लिए। मैक्सिको जाते हैं, रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां के जो मजदूर आंदोलन है उसमें हिस्सेदारी करते हैं, और फिर पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। और लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली मार देते हैं। माइकल ओडायर वो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सी पंजाब का। वो जिड़ा बंदा, वो क्रिमिनल जिसने फायरिंग कराई सी, वो तो हैजे ते मर गया सी, पहले मर गया सी, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया और गोली मार दी। और गोली मारने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो आप पंजाबी साथी, पंजाब के सब साथी जानते ही होंगे कि उन्होंने अपना नाम
उधम सिंह नहीं बताकर मोहम्मद सिंह आजाद बताया। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इसमें राम जोड़ देते हैं पहले, जो सही नहीं है। मोहम्मद सिंह आजाद, वो शायद राम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है आजाद तो किसी हिंदू का नाम हो नहीं सकता, तो मोहम्मद सिंह आजाद। और इस पर वहां हड़बड़ी मच गई, एकदम हड़कंप हो गया कि ये तो इस नाम का हमारे कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं, इतना खतरनाक आदमी जो ये इतना मार रहा है, ये सब कर रहा है, हमारी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। तो पता लगा कि तो उधम सिंह है, मोहम्मद सिंह आजाद है। इस नाम का उन्होंने पासपोर्ट भी बनवा लिया ऐसे। पंजाब, उधम सिंह नाम है, एक सिख परिवार से आते हैं और अपना नाम बता रहे हैं मोहम्मद सिंह आजाद। है उधम सिंह सिख ही कर सकता सी, है पंजाबी ही कर सकता सी। है जिहड़े कटमुल्ले बैठे हैं किसी भी धर्म के, हिंदू मुसलमान सिख, उन्होंने समझना चाहिए है। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, ये विरासत सारे देश की भी है। लेकिन पंजाब की जो विरासत है उस पर कोई सवाल लगाना, कोई सवाल उठाना, उससे बड़ा तो कोई जुर्म हो नहीं सकता है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 1857 की जंग आजादी की 150वीं वर्षगांठ पर भी सच्चाइयों पर ध्यान देने और उस अन्याय को समाप्त करने के सिखों ने गद्दारी नहीं की थी, वो नहीं किया गया। और आज भी वक्त इंतजार कर रहा है कि कम से कम पंजाबी इंटेलेक्चुअल, तो मैं तो एक पंजाबी होने के नाते थोड़ा बहुत मैंने किया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे और सुरखरू करेंगे, नाम रोशन करेंगे शहीदों का। और ये जो झूठे लोगों ने अंग्रेजों के सेवा करने वाले लोगों ने जो एक झूठ लगाया, तोहमत लगाई है, एक ब्लास्फेमी की है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखवीर, थोड़ा बहुत धन्यवाद। और थोड़े कॉलेज दा वीर जी, प्रिंसिपल साहब दा, थोड़ी मैनेजमेंट कमेटी दा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1857 ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ
अरे भाई मेरा सलाम बोले, उनकी वजह से ही तो ये काम हुआ भाई। हाँ जी, हाँ जी, वो सुन रहे सी ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा जी। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੀਪਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 1857 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। जी करिए। ਇੱਕ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪढ़ सकते हो जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। ऐश्वर्या जी, मैं असल में इस सवाल को मैंने उठाया नहीं, लेकिन ये किताब विच में डिस्कस किया है। देखिए, ये बाद में एक नैरेटिव बनाया गया कि सिखों का जो था बदला लेने का वो किया गया था। हुआ क्या, हडसन जिसने बहादुर शाह जफर के बच्चों को मार के चांदनी चौक में ले जाके डाला, उसने अपने किसी लेटर विच कोई जिक्र नहीं किया। उस जमाने दे 20 ऑटोबायोग्राफीज हैं, 1857, 1859 के। ये सिखों क्योंकि ज्यादा तो किलर, ज्यादा बलात्कारी, ज्यादा गुंडे मुसलमान थी उस सेना विच। आप ये देखेंगे जो मैंने आपको गिनती बताई, मुसलमान राज्य कितने हैं? मुसलमान स्टूजीज 48, सिख स्टूजीज 47, हिंदू स्टूजीज 27। दिल्ली की लूट में जो मुसलमानों का जो रोल है, बात क्या है, ये है जेड़ा टाइम्स दा रसल सी, वो जिस बंदे ने भी पगड़ी बांधे देखता सी उसने सिख बोल देता सी। और ऐस सैनिक जड़े सी अपने आप को तलवार तो बचाने के वास्ते वो सभी पगड़ी बांधे सी। पगड़ी सैनिक पगड़ी बांधता था उस वक्त में, वो ये हेडवेट नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि इसको मैंने बहुत विस्तार से किया, क्योंकि हिंदू सिख को लड़वाने का एक पूरा एक विमर्श है और वो सब है। और हालांकि आई डिड नॉट स्टार्ट विद दैट अजम्पशन, आई गॉट अ फैक्ट एंड ऑन दैट बेसिस मैंने वो किया। बात क्या किया कि हडसन के भाई ने उनकी सारी चिट्ठियों को जमा किया, और हडसन के भाई ने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ये सिखों का बदला लेने का था, ये सिखों ने का बदला लेने का था। आप जरा सा सोचिए, जिन सिखों की किंगडम 2 जंगों में हराकर उन्होंने सत्यानाश कर दी, सिख अंग्रेजों का साथ देते। कोई कॉमन सेंस भी है भाई? या जब हम अकल बट रही थी छलनी लेकर गए हुए थे? माफ करें, मुझे इस पर बहुत बहुत दुख होता है। कोई बताए तो सही, कोई बताए तो सही भाई। यानी सिखों के साथ जो बुरा मुसलमानों ने किया या मुसलमान नाम के राजाओं ने किया, बताएं। अगर कोई क्रिमिनल होता है, अगर उसके धर्म से तय होता है, तो रावण का धर्म का बदला किससे लेंगे? कोई गल नहीं, अंग्रेजों ने लुटेरे दस दे सानू कि उसको काला घोषित करो, उसको करो और उसको मार दो, उसका धर्म फिर सबको निपटा दो। 84 विच की हो रहा सी आज 3 दिन। वो जेड़े इंदिरा जी को मारा गया सी, वो कोई कहीं से वो मीटिंग करके उन्होंने तय किया था जो आप सारे सिखों से बदला लेते हैं? मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, ये इतिहासकार और पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है जी। हाँ जी सर, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਦੰਡਵਾਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? नहीं, सैन साहब की जो किताब है, सैन साहब की किताब है 1857 पर मोटी, वो एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है कि इफ सिक्स वर ऑन द रिज मींस ब्रिटिशर्स, सिक्स वर विद द डेविल्स आल्सो। हिस्टोरियन सैन दी किताब है 1857,
ठीक है जी, नहीं ठीक है नहीं सर। किया, बदकिस्मती से नहीं किया। और जो पाकिस्तान के मुसलमान हिस्टोरियन है, वो उसी तरह के हिस्टोरियन है, धार्मिक हिस्टोरियन जैसे हमारे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने भी, देखिए मजे की बात यह है, जो ये कहते हैं कि सिखों ने बदला लिया, मुसलमान हिस्टोरियन पाकिस्तान के जो इस्लामवाद से जुड़े हैं, वो एग्जैक्ट यही आर्गुमेंट कर देने, सिख सर एक, मुसलमान। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ 1857 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤਰਬੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1857 ਦਾ। अच्छा, यानी पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस वाली मेरी किताब का सबसे ज्यादा 20,000 विजिटर जो है पाकिस्तान से है। यानी इसको इसका जो जानने वाले और वो सब, बिल्कुल वो बिल्कुल। वहां रीथिंकिंग हो रहा है। लेकिन वहां जो इस्लाम परस्त हिस्टोरियन है, उनको बड़ा मजा आता है। देखिए, हिंदू कम्युनलिस्ट और मुसलमान कम्युनलिस्ट दोनों एक चीज पर एग्री करते हैं कि मुगल औरंगजेब जो था वो मुसलमान बादशाह थी। दोनों एक ही एकता है। वो हिंदूवादी बोलेंगे वो कट्टर बादशाह थी, उसने सबको मारा। उधर मुसलमान बोलेंगे वो बहुत बढ़िया मुसलमान बादशाह थी। तो ये कट्टर लोग ना आपस में बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हैं। हाँ जी, एक कुमार सुशील जी साडे नाल जुड़े हुए ने, पंजाबी दे बहुत बड़े चिंतक नमस्कार, ने, नमस्कार जी। लेखक ने। उन्हां दा सवाल है कि तुहाडी स्क्रीन ते है कि प्लीज टेल समथिंग अबाउट द लिटरेरी नैरेटिव्स अबाउट पंजाब पार्टिसिपेशन इन 1857 वार अवेलेबल ऑन 1815 particularly written by contemporary writers। हाँ, मैंने कुमार सुशील जी, मैंने जेड़े चीजें पढ़ के सुनाई हैं वो कंटेम्परेरी 1857 1858 दे सोर्सेज ने। और उसमें जीवनलाल की डायरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको लतीफ की डायरी रहेगी, मेटकाफ ने जो 2 डायरियां ट्रांसलेट करके, एक मुस्लिम नाम का गद्दार और जीवनलाल का उन्होंने उसको किया। उसके बाद जासूसों के जो लेटर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। 1857 10 मई को शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। 120 के करीब वहां फांसी दी गई लोगों को, जिसमें 80 मुसलमान, शायद 60 मुसलमान, 40 सिख। और हालांकि उसमें सिंह की वजह से हिंदू और उसमें करना मुश्किल है, लेकिन बहुत, जैसे गुरप्रीत है, अब गुरप्रीत पंजाब सिखी नाम है, गुरप्रीत हिंदू नाम नहीं हो सकता। वो वहां पर वो सब शहीद हुए। तो आपको ये असल में मैंने एक आपके लिए प्रोफेसर, आपके लिए ये बिब्लियोग्राफी बना दी है उस जमाने की ना। मैं तो थोड़े नाल शेयर कर सकता, सुशील भाई दे नाल भी शेयर कर सकता। हाँ जी सर, मैनू व्हाट्सएप कर देना तुसी, मैं सर नू भेज देवांगा। हाँ जी 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 जी। थैंक यू सर, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆ, ਬਗਾਵਤ ਸੀ, ਗਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ